हेलो एवरीवन। तो बच्चों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ कि आप सभी की नवोदय की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के वीडियो में मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ का एक मॉडल पेपर, जिसमें हम मैथ के प्रश्नों को बहुत ही जल्दी से आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि संख्या 538.0537 में दोनों 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे, फिर उनका अंतर निकाल देंगे। तो क्वेश्चन दिया है 538.0537, ठीक है। तो यहाँ पर एक 3 यहाँ दिया है और एक 3 यहाँ दिया है, दोनों का हम स्थानीय मान निकाल देंगे। तो यहाँ पर जो दशमलव होता है, इसके इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा होती हैं, और दशमलव के दाएं तरफ ये होता है दसवां, सौवां, हजारवां और 10,000वां। तो बच्चों, हम इस 3 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, तो ये जो दशमलव है उसको यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद जितने अंकों बाद वह अंक होगा उतने हम बीच में जीरो बना देंगे। तो यहाँ पर 1 और 2 हम यहाँ जीरो बना देंगे। इसके बाद इस अंक को यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हमें कुछ भी लिखना नहीं है। तो ये आ गया इस 3 का स्थानीय मान 0.003, ठीक है। अब हम इस 3 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो ये इकाई और ये दहाई, यानी इसका होगा 30, ठीक है। तो इस यहाँ पर लिख लेंगे 30। अब हमें अंतर पूछा गया है, तो ये संख्या है बड़ी और ये है छोटी, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे। तो बच्चों, हम 30 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ दशमलव हम अपनी मर्जी से इसको दशमलव यहाँ लिख देंगे। इसके बाद इस संख्या को नीचे लिखेंगे, तो दशमलव के सामने हमेशा दशमलव होता है। इसके बाद 003 इस तरह से लिखकर इसको घटाएंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि 000 इस तरह से बनाकर इसको पूरा कर लेंगे। अब इसको हम आसानी से घटा सकते हैं। तो यहाँ से उधार जाएगा और यहाँ 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा बच्चों 9, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ दशमलव और यहाँ 9, और यहाँ बच्चों बचेगा 2। तो ये आ गया हमारा आंसर 29.997। हम देखेंगे कौन सा विकल्प है हमारा, तो 29.997 ये पहला ही विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 40 - 24 भाजित 2 गुणा 4 + 8 का मान क्या है। ये बच्चों मिश्र संक्रिया का क्वेश्चन है, यानी इसमें भागु योग का नियम लगेगा। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 40 - 24 भाजित 2 गुणा 4 + 8। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 2 का 24 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 12। तो इसको पूरा ज्यों का त्यों लिख लेंगे, 40 माइनस इसका भाग दिया तो आ गया 12 गुणा 4 + 8। अब हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि भागु योग का नियम यही होता है, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। तो 12 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 48। तो यहाँ लिख लेंगे इसको 40 माइनस यहाँ 48 + 8। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ दिया है 40 - 48 + 8। अब हम जोड़ेंगे तो 40 में बच्चों हम 8 जोड़ेंगे, क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 48, और ये था -48। अब 48 में से 48 घटेगा तो कितना आएगा, 0। यही हमारा क्या है, आंसर। तो हम विकल्प देखेंगे कौन सा सही है। यहाँ पर तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ये भिन्न का सवाल है, इसको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है 43 नंबर, 3 सही 1/3 + 4 सही 1/2 - 5 सही 1/5 - 2 सही 1/20। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन मिश्र भिन्नों को हम विषम भिन्न बनाएंगे। तो 3 त्रिक 9 और 1 10/3 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस इसको क्या करेंगे, 2 चौके 8 और 1 9/2 लिखेंगे, माइनस 5 25 और 1 26/5 लिखेंगे इसको, माइनस 20 दूनी 40 और 1 41/20 इसको लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 3 2 5 20 का लासा निकालेंगे, यानी एलसीएम निकालेंगे बच्चों। तो चलिए जल्दी से हम इसका 3, चलिए यहाँ पर निकाल देते हैं, 3 2 5 और 20, ठीक है। हम इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए बच्चों, एलसीएम तो आप निकाल ही लेते होंगे। इसको हम इस तरह से लिखकर और यहाँ पर हम गुणनखंड करेंगे इसके।
तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे तो 3 में जाएगा नहीं तो 3 रखेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर जाएगा नहीं और 2 का भाग यहाँ पर 10 बार जाएगा। चलिए बच्चों अब हम 2 फिर रखेंगे क्योंकि 2 का भाग 10 में चला जाएगा, तो ये 3 आएगा, यहाँ पर 1, यहाँ 5 और 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 2 नहीं रखेंगे, अब रखेंगे हम 3 बच्चों, ठीक है, क्योंकि 3 का भाग 3 में चला जाएगा। 1 बार गया, यहाँ 1 आ जाएगा, ये 5 हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे क्योंकि 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से काटेंगे इसको, तो 1 1 तो बना रहेगा, यहाँ पर 5 का भाग भी 1 बार जाएगा और यहाँ पर 1 बार जाएगा। जब 1 1 यहाँ पर आ जाता है तो हमारा एलसीएम अब निकल आएगा। तो इन सब का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो बच्चों गुणा करेंगे तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 60। यहाँ पर हम नीचे एलसीएम लिख लेते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं कि हर का भाग इस एलसीएम में देते हैं, तो 3 का भाग 60 में देंगे तो बच्चों कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। और 20 का गुणा बच्चों 10 में करना पड़ेगा, 20 दसारम 200 प्लस। अब आगे बढ़ेंगे, इसमें पहुँचेंगे तो 2 का भाग हम इस 60 में देंगे क्योंकि हर का भाग एलसीएम में दिया जाता है। तो 2 का भाग बच्चों 60 में देंगे तो 30 बार जाएगा और 30 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 270। ओके बच्चों, माइनस लगा देंगे। अब हम 5 का भाग 60 में देंगे तो 12 बार जाएगा और 12 का 26 में गुणा करेंगे। अब तो 12 का बच्चों 26 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बरचंग 72, हासिल आएगी 7 और 12 दूनी 24, 24 7 बच्चों कितना होता है, 24 7 हो जाएगा 31। ओके बच्चों, अब माइनस लगा देंगे। अब 20 का भाग देंगे इसमें तो 3 बार जाएगा और 3 का गुणा 41 में कर देंगे। चलिए 3 एकम 3 और 3 चौके 12। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे पहले, तो 200 में जोड़ेंगे तो 70, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 470। अब बच्चों ये 312 और 132 जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों में माइनस लगा हुआ है। तो चलिए माइनस लगा के हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। 3 2 हो जाएगा 5, 2 और 1 3 और 3 और 1 4, यानी 435 बटे में बच्चों कितना आएगा, 60। ठीक है, चलिए अब इसको हम 470 में से 435 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 35 बटे 60। ओके बच्चों, अब हम इसको काटेंगे तो ये 5 से नहीं बच्चों, ये 5 से कट जाएगा, 5 7 35 और 5 से काटेंगे तो 12 बार कटेगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 7 बटे 12। ओके बच्चों, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर हम विकल्प देखेंगे कौन सा सही है। विकल्प हमारा यहाँ पर 7 बटे 12, ये पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों, तो बच्चों अगला प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिनमें 6 8 12 15 तथा 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। आपको कुछ नहीं करना है, अगर छोटी से छोटी दिया है या कम से कम दिया है या न्यूनतम दिया है तो हम हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, यानी लासा निकालते हैं। तो इन संख्याओं का हम क्या करेंगे, पहले तो लासा निकालेंगे। ठीक है, तो 6 8 12 और 15 और 20, इसका हम बच्चों क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। तो चलिए जल्दी से लासा निकालते हैं। तो 2 से काटेंगे तो ये 3 बार जाएगा और ये 2 से काटेंगे तो 4 आएगा, 2 छंग 12 और इसमें जाएगा नहीं और यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर हम 2 से काटेंगे तो इसमें जाएगा नहीं और 2 दूनी 4, 2 ती 6, 15 में जाएगा नहीं, 2 पंचे 10। अब एक बार फिर से हम 2 से काटेंगे क्योंकि यहाँ पर एक बार 2 दिया है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ 15 और यहाँ पर 5। ओके बच्चों, अब चलिए अब हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ 1 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15 और 5 में तो जाएगा नहीं। अब इसको हम 5 से काट देंगे तो 1 1 1 और यहाँ भी 1 1 आ जाएगा। ओके बच्चों, अब हम इन सब का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। ये क्या आ गया हमारा बच्चों, एलसीएम। लेकिन आगे कहा है कि भाग देने से प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। अगर हम यहाँ पर शेष रहे लिखा है तो इसमें हमेशा जोड़ा जाता है, जो चीज़ शेष होती है वही इस एलसीएम में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 125। यही बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा सही है, तीसरा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 25.005 भाजित 0.125 का मान क्या है। चलिए यहाँ पर हमें भाग देना है तो 25.005 और भाग का मतलब होता है बटे। बच्चों हम बटे में लिखेंगे इसको 0.125। ओके, अब क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे
तो यहाँ पर दशमलव 3 अंकों बाद है तो ये हट गया, यहाँ भी 3 अंकों बाद है तो ये भी हट गया। जब बच्चों दशमलव बराबर अंकों बाद होता है तो दोनों दशमलव आपस में कट जाते हैं। तो बच्चों ऊपर बचेगा ये 25,005 और नीचे बचेगा 125। ओके, अब हम 125 का भाग इसमें देंगे तो 125 का भाग इसमें इस तरह से हम देंगे इसमें। तो 125 का भाग देंगे 250 में, तो 125 दूनी 250। ठीक है बच्चों, घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, अंक उतारेंगे बच्चों 0 का। ओके, अब 125 का भाग इस 0 में देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी अंक उतारा जाता है भाग जरूर दिया जाता है, भाग जाए अथवा ना जाए। तो 125 का भाग 0 में तो जाएगा नहीं, तो जब 0 में नहीं जाएगा तो यहाँ पर एक 0 रखना पड़ता है, क्योंकि 0 बार तो भाग जाएगा ही जाएगा। अब हम आगे वाला अंक उठाते हैं 5। अब 125 का भाग 5 में भी नहीं जाएगा तो 0 बार तो जाएगा ही, तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। ओके बच्चों, चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, आंसर देखेंगे तो दशमलव में आंसर दिया गया है तो कुल मिला के हम यहाँ दशमलव लगा देंगे, इसके बाद एक 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर हो गया 50, 125 का भाग 50 में भी नहीं जा रहा है। अब बच्चों जब दशमलव लग जाता है तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं, इसके बाद यहाँ भी एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब हो गया यहाँ पर 500, तो 125 का भाग 500 में कितनी बार जाएगा, 125 चौके 500 यानी 4 बार चला जाएगा, तो यहाँ आ गया ये 500। इस तरह से ये हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया 200.04। हम देखेंगे कौन सा विकल्प है, 200.04, ये पहला विकल्प ही हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम का 40% क्या है, यानी 2 किलोग्राम का हमें 40% निकालना है। चलिए 46 क्वेश्चन है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 केजी का 40%। चलिए बच्चों जल्दी से निकालेंगे इसको। तो 2 किलोग्राम का बच्चों हम 40% निकालेंगे तो वो ग्राम में ही आएगा, क्योंकि 40% जब इसको सॉल्व करेंगे, चलिए देखो आंसर भी इसमें देखेंगे ग्राम में मिल रहा है, क्योंकि किलोग्राम यहाँ दिया है 80 किलोग्राम, ये तो हो नहीं सकता है। 5/4 किलोग्राम, ये भी नहीं हो सकता है। चलिए हो भी सकता है, चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो 1 मिनट, 2 गुणा ये हो जाएगा 40/100, क्योंकि परसेंटेज हटता है तो बटे में 100 आता है। एक 0 से 0 कट गया। ठीक है बच्चों, तो बचेगा क्या, 2 गुणा 4/10। 2 से काटेंगे बच्चों 10, तो कितनी बार कटेगा, 5 बार, तो ये आ जाएगा 4/5। अब 4/5 अगर आंसर में कहीं दिया होता तो ये हमारा आंसर हो जाता, क्योंकि ये आ गया किलोग्राम यानी केजी में। अब चूंकि यहाँ आंसर नहीं मिल रहा है तो इस किलोग्राम को हम ग्राम बना देंगे। ठीक है बच्चों, तो 4/5 किलोग्राम को जब ग्राम बनाएंगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 ग्राम में होते हैं 1 किलोग्राम। तो अब यहाँ पर हम 5 से 1000 को काटेंगे तो ये 200 आएगा। ठीक है बच्चों, अब 200 का 4 में गुणा करेंगे तो चौके 800 ग्राम, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 800 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर विकल्प 800 ग्राम कौन सा है, ये तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। चलिए जल्दी से ब्याज निकाल देते हैं। तो ब्याज का फार्मूला आपको पता ही होगा, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ओके बच्चों, तो मूलधन दिया है यहाँ पर 2000 रुपये और दर दिया है कितना, 10% और समय दिया है 1/1/2। ओके, और बटे में क्या दिया है बच्चों, बटे में तो 100 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 खत्म, बचा क्या बच्चों, ये बचेगा हमारा 20 गुणा 10 गुणा, इसको सही करेंगे तो 2 1 2 और 1 3/2 हो जाएगा ये। अब यहाँ से हम 2 से 10 काट सकते हैं तो 5 बार से कटेगा। ठीक है, अब बचेगा 20 गुणा 5 गुणा 3, इस तरह से हम इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बचे 15 और 15 का 20 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 300 रुपये। तो बच्चों हमारा आंसर कितना आ गया, 300 रुपये। यहाँ पर विकल्प कौन सा सही है, ये दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। तो अगला प्रश्न बच्चों की 2 सह अभाज्य संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त 240 है तथा एक संख्या 15 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका क्या होता है
कि जब दो अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनका जो भी लासा होता है उनका आपस में गुणा करने से ही लासा आता है। तो यहाँ पर जब लासा 240 है और एक संख्या 15 है तो दूसरी कैसे निकलेगी? 15 का हम 240 में भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या निकल आएगी। तो 15 का भाग हम 240 में देंगे बच्चों, ठीक है। तो 15 एकम 15 बचेंगे कितने? 9, 0, 15 सिक्के 90। तो ये आ गया हमारा आंसर 16, ठीक है। तो 16 कौन सा विकल्प है? दूसरा बिल्कुल सही है। चलिए अब 49 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक आयत की परिमिति 40 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो इसकी लंबाई क्या होगी? भाई देखिए ये एक आयत है, ठीक है, यहाँ ऐसे समझिए इसको, ये आयत है, इसकी परिमिति। अब परिमिति क्या होती है? परिमित बच्चों होता है परिमाप, ठीक है, समझ लीजिए। परिमिति को बोलते हैं परिमाप, ठीक है। चलिए परिमाप कितना दिया है इसमें? 40 मीटर। तो परिमाप बच्चों क्या होता है? जब चारों तरफ की हम नाप यहाँ नाप लेते हैं तो वही परिमाप हो जाता है। तो चारों तरफ की नाप कितनी है? 40 मीटर और चौड़ाई है 8 मीटर। यहाँ पर लिखेंगे हम 8 मीटर। ओके बच्चों, तो इसकी लंबाई क्या होगी? भाई ये चौड़ाई 8 है तो बच्चों ये भी चौड़ाई 8 होगी, ठीक है। तो 8 8 कितनी हो गई? 16 चौड़ाई हो गई। 16 क्या हो गई? चौड़ाई, ठीक है। अब हमें ये पता है कि चारों ओर की नाप कितनी है? 40। तो अगर 40 में हम बच्चों ये दोनों चौड़ाइयों को घटा देंगे तो क्या आ जाएगी? दोनों लंबाई हमारी आ जाएंगी। तो चलिए 40 में से घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो 24 क्या आ गई? लंबाइयाँ आ गई, ठीक है। अब ये दोनों लंबाइयाँ आ गई तो ये लंबाई होगी 12 और ये भी होगी 12। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 12। तो 12 मीटर कहाँ पर है बच्चों? देखेंगे ये तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। ओके बच्चों, चलिए अब 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक मोटर गाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह गाड़ी 4 घंटे 15 मिनट में दूरी तय करेगी। चलिए हमें दूरी निकालना है। तो दूरी का सूत्र आपको पता होगा, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय, ठीक है। तो चाल गुणा समय हम क्या करेंगे? चाल कितनी दी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम इस तरह से लिखेंगे km प्रति घंटा। और बच्चों समय कितना दिया है? 4 घंटे 15 मिनट। तो बच्चों यहाँ ध्यान से समझिएगा, लिख लीजिए चलो एक बार, 4 घंटे 15 मिनट। ओके, अब हम क्या करेंगे इसमें? ये तो 4 घंटा है और ये मिनट बीच में आ गया। अब हम मिनट को भी हम क्या करेंगे? घंटा बनाएंगे, तभी हम इसमें गुणा कर सकते हैं। तो बच्चों 15 मिनट को हम घंटा बनाएंगे तो बटे में हमें 60 लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि मिनट से हम घंटा बनाते हैं तो 60 का भाग दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसमें हम 60 का भाग दे देंगे तो ये भी घंटा बन जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 4 घंटा। तो पूरा पूरा है और 15 मिनट का मतलब होता है 15/60। अब ये पूरा क्या बन गया? घंटा बन गया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 15 एकम 15, 15 चौके 60। तो बच्चों ये हो जाएगा, घंटा से देखिए घंटा कट जाता है, ठीक है। अब आंसर हमारा किलोमीटर में आ जाएगा। तो ये हो गया 80 गुणा, और यहाँ पर बच्चों सॉल्व करेंगे तो 4 चौके 16 और 1 17/4 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब 4 का भाग 80 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 20 बार। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 17 का 20 में गुणा करेंगे तो 17 शून्य के शून्य और 17 दूनी 34, 340 किलोमीटर। ये बच्चों क्या आ गया हमारा आंसर? तो देखेंगे विकल्प कौन सा सही है। यहाँ पर पहला विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भाई दिया है कि एक यदि वर्ग का परिमाप 40 मीटर है। ये वर्ग है बच्चों। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। ये भी भुजा, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसका परिमाप कितना है? 40। भाई परिमाप क्या होता है कि यहाँ से चलेंगे हम चारों तरफ जब नाप लेंगे तो कितना आएगा? 40 मीटर, ठीक है। अब हमें पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल क्या है। भाई क्षेत्रफल हम तब निकाल पाएंगे जब हमें यहाँ से और यहाँ तक की भुजा पता हो। तो बच्चों हमें भुजा तो पता नहीं है, हमें पता क्या है? परिमाप। ओके, तो इस परिमाप से हम क्या करेंगे? भुजा निकालेंगे। भाई अपना लॉजिक लगाइए बच्चों कि जब यहाँ से जब चारों तरफ नापते हैं तो 40 आता है, और ये भी पता है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वर्ग की। तो जब 40 कैसे आएगा? जब ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। लीजिए
40 आ गया। अब हम क्षेत्रफल बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो बच्चों क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा। ओके बच्चों, तो हम भुजा का भुजा में गुणा करेंगे, यानी 10 का 10 में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 10 गुणा 10 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यह आ जाएगा 100 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग मीटर में लिखा जाता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आएगा बच्चों, ये 2 नंबर बिल्कुल सही है, 100 वर्ग मीटर। ओके, अब अगला क्वेश्चन है कि एक फर्श की माप 5 मीटर गुणा 4 मीटर है। फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी यदि एक टाइल की माप 80 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर हो। तो चलिए बच्चों इसको समझिए। यहाँ पर ये मान लीजिए ये एक फर्श दिया है। ठीक है, चलिए ये फर्श दिया गया है, इस तरह से इसको आप समझिए, ये फर्श है। इस फर्श की माप दी है 5 मीटर और 4 मीटर, यानी ये लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। तो बच्चों यहाँ पर इस फर्श को ढकने के लिए हमें टाइल लगानी है, तो कितनी टाइलें लग जाएंगी। तो एक टाइल की माप कितनी दी है, 80 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर। बच्चों ये मान लेंगे कि ये टाइल है। ठीक है, 80 सेंटीमीटर ये लंबी है और कितनी है, 50 सेंटीमीटर ये चौड़ी है। तो इस तरह की बच्चों कितनी टाइलें हम लगा देंगे इसमें। ठीक, तो ऐसे प्रश्नों को कभी भी बच्चों सॉल्व करना हो तो जो ये पूरी फर्श हो उस फर्श में एक टाइल का भाग दे दीजिए तो टाइलों की संख्या निकल आएगी। तो कैसे हम भाग देंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम टाइलों की संख्या। ये एक फॉर्मूला होता है कि फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ डायरेक्ट करेंगे, फर्श का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 5 मीटर गुणा 4 मीटर। ओके, और एक टाइल का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, ये भी होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है, 80 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाई ये तो मीटर में दिया है और ये दिया है सेंटीमीटर, तो इनको भी हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बना लेंगे। तो 5 मीटर में कितना होता है, 500 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, गुणा 4 मीटर में कितना होता है, 400 सेंटीमीटर, बटे बच्चों यहाँ कितना था, 80 सेंटीमीटर, और गुणा कितना था, 50 सेंटीमीटर। अब बच्चों सेंटीमीटर से ये आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पर 0 से 0 कट गया, एक 0 से ये 0 कट गया। अब क्या करेंगे, 5 का भाग हम यहाँ पर बच्चों 40 में दे सकते हैं। तो 5 अट्ठे 40। ठीक है, और 8 से बच्चों 8 भी कट गया। अब बचा क्या, खाली 50 बचा। तो बच्चों यही हमारा आंसर है, उस फर्श में 50 टाइल लग जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही है, यहाँ पर ये विकल्प तीसरा बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 200 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी एक आयताकार टंकी में 2 मीटर गहराई तक पानी है। इसके पानी को 10 मीटर लंबी तथा 5 मीटर चौड़ी एक दूसरी आयताकार टंकी में डाल दिया। दूसरी टंकी में पानी की गहराई होगी। बच्चों इस प्रश्न को समझिएगा। यहाँ पर हम ये मान लेंगे कि 2 टंकियाँ हैं। ठीक है, एक टंकी बच्चों ये है इस तरह से, और एक टंकी बच्चों ये है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कि 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी टंकी में 2 मीटर गहराई तक पानी है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक पानी भरा हुआ है इसमें। अब इस पानी को 10 मीटर लंबी, चलिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ पर ये 20 मीटर है और ये चौड़ाई इसकी है 10 मीटर, और ये पानी कितना है बच्चों, ये 2 मीटर गहरा। ठीक है, अब इस पानी को हमें इस टंकी में पलटना है। तो जब इस टंकी में पलटेंगे तो यहाँ दिया है कि इसके पानी को 10 मीटर लंबी, अब इसकी लंबाई है 10 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई इसकी कितनी है बच्चों, 5 मीटर। तब इस पानी को इसमें डालेंगे तो इसमें गहराई कितनी होगी पानी की। ठीक है, तो बच्चों यहाँ ध्यान से समझिए कि जितना पानी है इसमें वही पानी तो इसमें डाला गया है। तो सबसे पहले हम इस टंकी के पानी का आयतन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे हम, आयतन। बच्चों आयतन का हम क्या लगा देंगे, सूत्र। तो आपने घनाभ का आयतन का सूत्र पढ़ा होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई है कितनी, 20,
चौड़ाई है कितनी 10 और ऊंचाई या गहराई बच्चों कितनी है 2। चलिए इसका गुणा कीजिए, 10 दूनी 20 और 20 का 20 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 घन मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये तो आ गई क्या इस टंकी के पानी का आयतन। अब यही आयतन बच्चों इस टंकी का भी है, ठीक है ना भाई, जितना पानी इसमें था वही पूरा पानी इसमें डाल दिया, तो यही 400 घन मीटर इसका भी आयतन आ जाएगा। अब ये पानी किस में गया है इस टंकी में, तो टंकी की लंबाई 10 है और चौड़ाई 5 है, तो गहराई कितनी होगी, तो बच्चों हम इन दोनों का गुणा करके इसमें भाग दे देंगे तो उसकी गहराई या ऊंचाई हमें मालूम चल जाएगी। तो 10 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 50, और इस 50 का भाग इसमें दे देंगे 400 में, तो 400 में बच्चों हम 50 का भाग देंगे तो 5 अट्ठे 40, तो 8 मीटर। ठीक है बच्चों, तो पानी की गहराई कितनी आ गई, यानी दूसरी टंकी में पानी की गहराई कितनी होगी 8 मीटर होगी। तो ये वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। तो बच्चों अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने एक मशीन रुपये 7,500 की खरीदी और बाद में उसे रुपये 750 के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने उस मशीन को रुपये 8,500 में बेचा होता तो उसे और कितना अधिक लाभ होता। बच्चों ये लाभ हानि का प्रश्न है, बहुत ही सरल है, सिर्फ हमें अपना लॉजिक लगाना है थोड़ा। मशीन देखिए कितने की थी 7,500 की, ओके। अब मशीन को उसने बेचा तो 750 के लाभ पर बेच दिया। अगर वह 8,500 की बेचता, अब देखिए खरीदी थी 7,500 की, अगर वह 8,500 की बेचता तो उसको कितना लाभ मिलता 1,000 रुपये का। ठीक है, सीधा सीधा उसको 1,000 रुपये लाभ मिलता, लेकिन उसने 750 का ही लाभ लिया। तो अगर वह 8,500 की बेचता तो उसको 1,000 का लाभ मिलता, तो कितना और अधिक लाभ उसको हो जाता। तो अभी तो उसको 750 का हुआ, अगर 1,000 का लाभ मिलता तो कितना 250 उसको और लाभ मिल जाता। भाई बात समझ में आई। वैसे तो उसको 750 का ही मिला, अगर वह 8,500 की बेचता तो वह 1,000 की लाभ उसको मिल गया होता। तो इस हिसाब से उसको 250 रुपये कम मिले, तो उसको 250 रुपये और अधिक लाभ मिल सकता था। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। तो विकल्प हमारा कौन सा सही है, ये पहला विकल्प ही बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी शाम 5:40 बजे मुंबई से चलती है और अगले दिन प्रातः 10:55 बजे नई दिल्ली पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा इस यात्रा में लिया गया समय क्या है। भाई देखिए ये मुंबई है, ठीक है, और ये क्या है, ये है नई दिल्ली। ठीक है बच्चों, ये नई दिल्ली है। अब मुंबई से वह चली है शाम को 5:40, यहाँ शाम लिखेंगे, और वह दिल्ली पहुंची 10:55 बजे प्रातः, 10:55 प्रातः यानी पूरे रात चली। प्रातः बच्चों इस तरह से लिखा है, ठीक है। अब वो वह पूरी रात चली, सुबह पहुंची 10:55। तो यहाँ से यहाँ तक उसको कितने घंटे लगे, यानी कुल यात्रा का समय हमें निकालना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। मुंबई से चली 5:40 पर, तो हम ये मान लेंगे कि वह 5:40 पर ना चल के वह 6 बजे चली, शाम को 6 बजे। तो ये जो 20 मिनट हमने छोड़े हैं इसको हम बाद में जोड़ लेंगे। तो जब 6 बजे चली है तो 6 बजे से 10:55 तक कितने घंटे हो रहे हैं, तो ये हमें निकालना है। तो बच्चों इसको तो हम हाथों से ही निकाल सकते हैं। भाई 6 बजे जब चलेगी, ठीक है, तो 6 के बाद 7 बजे 1 घंटा हो जाएगा, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 15 और 1 16 घंटे उसको हो गए। लेकिन 10:55 पे पहुंची तो 16 घंटे और 55 मिनट, इतना उसको कब हुआ, जब वह 6 बजे चलती। बात बच्चों समझ में आ रही है। अब चली तो थी वह 5:40 पर, हमने जो 20 मिनट छोड़े थे उन 20 मिनट को हमें यहाँ पर जोड़ देना पड़ेगा। बच्चों मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम इस 20 मिनट को जोड़ देंगे। भाई ये तरीका थोड़ा इजी हो जाता है कि जो यहाँ पर टाइम दिया होता है उसको हम राउंड फिगर बना देते हैं, यानी मिनटों को ना लेकर हम पूरे घंटे के हिसाब से गिनना शुरू करते हैं, तो जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाता है ये। तो यहाँ पर हम
हमने मान लिया कि बस ट्रेन चली 6 बजे, तो 6 बजे शाम से लेकर 10:55 तक कुल मिलाकर ये हुए 16 घंटे 55 मिनट। अब हमने जो 20 मिनट छोड़े तो इसमें जोड़ देंगे, तो ये 55 मिनट और 20 मिनट बच्चों कितना होता है, 1 घंटा 15 मिनट होता है ना। तो 55 मिनट और 20 मिनट हो गए 1 घंटा 15 मिनट, तो इसमें 16 घंटे से कितने हो गए, 17 घंटे, और मैं कितना हो गया ये 15 मिनट। भाई इन दोनों को जोड़ा हमने मिनटों को, 55 और 20 हो गया 1 घंटा 15 मिनट, तो 1 घंटा इसमें जोड़ दिया, तो कुल मिलाकर 17 घंटे 15 मिनट ये उसको टाइम लगा। तो बच्चों विकल्प कौन सा सही है, विकल्प यहाँ पर ये तीसरा बिल्कुल सही है, 17 घंटे और 15 मिनट। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि लड़कों की संख्या 480 हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। बच्चों देखिए यहाँ पर किया है लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के अनुपात लड़कियाँ, ठीक है, कितना है 5:3। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका अनुपातिक योग करेंगे। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। अब दिया है लड़कों की संख्या है 480। अब देखिए ये लड़के थे बच्चों, क्या थे ये लड़के, और लड़कों की संख्या कितनी दी है 480। तो बच्चों ये सबसे पहले ये देखिए कि इससे ये कितने गुना ज़्यादा है, जितने गुना इसमें इतने गुना होगा उतने ही गुना लड़कियां भी यहाँ पर होंगी। तो 5 का भाग हम 480 में देंगे, तो बच्चों 5 का भाग 480 में दीजिए, तो 5 निम 45, बचेंगे 3 और 0 और 5 छक्के 30, यानी यहाँ से और यहाँ तक 96 गुना है। तो लड़कियाँ भी 96 गुना होंगी, ठीक है ना। तो 3 का गुणा करेंगे हम 96 में, तो 3 का बच्चों गुणा कर देंगे तो 3 छक्के 18, ठीक है, यहाँ पर गुणा करेंगे 3 छक 18 और 3 निम 27 और 1 28, 288 ये बच्चों क्या आ गई लड़कियों की संख्या। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा सही है, ये तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। एक बार इसको और समझ लीजिए, भाई लड़के लड़कियों का अनुपात दिया है और लड़कों की संख्या दी है, तो जो अनुपात होगा उससे हम देखेंगे संख्या कितने गुना ज़्यादा है। तो संख्या का इसका इसमें भाग देंगे तो 96 निकलेगा। तो 96 गुना जब लड़के ज़्यादा हैं तो इस अनुपात से लड़कियां भी 96 गुना ज़्यादा होंगी, तो 3 का गुणा 96 में करेंगे तो आएगा 288। तो यही हमारा आंसर है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है कि 3 संख्याओं का औसत 10 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 11 हो तो तीसरी संख्या क्या होगी। भाई देखिए 3 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है 10। कभी भी अगर औसत दिया हो तो हम योग हमेशा पहले निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, योग। योग कैसे निकलता है, औसत का उन संख्याओं में गुणा कर दीजिए तो योग निकल आता है। औसत था 10 और संख्या कितनी थी 3, तो कितना योग हो गया 30। अब दिया है यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 11 है। अब भाई देखो उनका भी हम योग निकाल देंगे। पहली 2 का औसत 11 है तो 11 का 2 में गुणा कर देंगे, तो इन 2 का योग आएगा कितना 22। तो तीसरी क्या होगी, इसमें 3 शामिल है, इसमें संख्या 2 शामिल है, तो घटा देंगे तो तीसरी आ जाएगी। 30 में से 22 घटाएंगे तो 8। तो यही बच्चों आंसर है। विकल्प कौन सा सही है, दूसरा सही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि 75 का कितना प्रतिशत 25 है। ये 59 नंबर प्रश्न है। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या निकालना है, परसेंटेज। भाई पूछ रहा है कि 75 का, हमेशा ध्यान रखना कि जिसमें का लगा होता है वो हमेशा नीचे आता है, यानी 75 नीचे रखो और 25 ऊपर रखो। अब कितना प्रतिशत है, हमें प्रतिशत बनाना है तो हमेशा 100 का गुणा कर देते हैं। किसी भी संख्या को प्रतिशत बनाना हो हमेशा 100 का गुणा कर दीजिए, प्रतिशत में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से कम 25, 25 3 75। तो ये बच्चों हो गया 100 एकम 100/3, ठीक है। तो 100/3 प्रतिशत, और यही विकल्प भी दिया है, विकल्प नंबर पहला 100/3 प्रतिशत। तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। चलिए आखिरी प्रश्न है। क्वेश्चन दिया है कि 1472 में कम से कम क्या जोड़ें कि प्राप्त योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। बच्चों हमें पूर्ण वर्ग देखना है। सवाल क्वेश्चन में था कि 1472,
इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले हम ये चेक करें कि ये पूर्ण वर्ग बनने के लायक है या नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है बच्चों, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है कि उसमें किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है कि उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल आए। तो इसको पहले हम वर्गमूल निकाल के चेक करते हैं। तो चलिए वर्गमूल बच्चों हम भाग विधि से इसका निकालेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ 1472। वर्गमूल निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, 2 के जोड़े बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम किस संख्या का गुणा करें, तो यहाँ पर 3 का करेंगे, तो 3 त्रिक का 9। ठीक है बच्चों, ये वर्गमूल निकालने का एक भाग विधि है। 14 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5, और पूरा पूरा इसमें उतारते हैं, ये 72। ठीक है, अब यहाँ पर कितना होता है, 3 और 3 6। अब बच्चों यहाँ पर एक संख्या रखेंगे, यहाँ पर एक संख्या रखेंगे कि वह संख्या जो है इससे कुछ ज़्यादा आए, क्योंकि यह संख्या तो पूर्ण वर्ग है नहीं, इसमें हमें कुछ जोड़ना है। तो यहाँ पर हमेशा ये ध्यान रखना कि इससे हमें ज़्यादा संख्या यहाँ पर लानी पड़ेगी। तो देखिएगा, तो 6 का भाग 57 में देखिए चेक करेंगे तो 6 × 48, 6 निम 54, तो अधिकतम 9 बार जा रहा है। तो चलिए हम 9 रख के पहले इसमें गुणा करके देखते हैं। तो 9 निम 81, हासिल आई 8, 9 × 6 = 54, और 54 और 8 बच्चों कितना होता है, नहीं हाँ हासिल 8 था। तो 9 × 6 = 54, 54 और 8 कितना होता है, 62 होता है। अब इसको जो है देखेंगे कि यहाँ पर है 572 और यहाँ पर आया 621। कहने का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पर 621 अगर होता तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती। तो 621 ना होकर यहाँ पर कितना है, 572। तो कितना कम पड़ रहा है, तो 621 में से बच्चों 572 घटा देंगे, वही कम पड़ रहा है, तो यानी वही जोड़ा जाएगा। तो चलिए घटा के देखेंगे 621 में से 572 को, तो घटाएंगे तो यहाँ 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 1, फिर 11 हो गया, 11 में से 7 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 0। तो ये 49 बच्चों यहाँ पर जोड़ा जाए तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हमारा यहाँ पर विकल्प कौन सा सही है, विकल्प ये तीसरा बिल्कुल सही है। तो यानी 49 अगर इसमें जोड़ देंगे तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो उसको अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और हाँ इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए मैं हमेशा इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।